हाय स्टूडेंट, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। स्टूडेंट, सबसे पहले ये बात आप ये जहन में रखें कि आपके पास जो वर्ड ऑस्मो रेगुलेशन है, आपने इसका मतलब देखना है। ऑस्मो जो वर्ड है ये रिलेट करता है वाटर से, रेगुलेशन होता है उस वाटर के मेंटेनिंग, मेन के बॉडी के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना। अगर वो एनिमल्स है तो एनिमल्स की बॉडी होगी, अगर वो प्लांट है तो प्लांट की बॉडी होगी। आपको पता है कि आप फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर सेकंड में आप पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर 65 to 89% वाटर होता है। ओके स्टूडेंट, ये जो वाटर है ना आपकी बॉडी के अंदर, इसकी कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करना है। अगर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन इस लेवल से इंक्रीज़ हो जाए तब भी प्रॉब्लम है, अगर इस लेवल से डिक्रीज़ हो जाए तो तब भी प्रॉब्लम है। हमने इस कॉन्सेंट्रेशन को जो है वो मेंटेन करना है। आपकी बॉडी के अंदर जो वाटर है, आपकी बॉडी के अंदर जो सॉल्यूट है, इसको एक ख़ास लेवल पे एक बैलेंस रखना होता है जिसको हम क्रिटिकल बैलेंस कहते हैं। वो कोई ख़ास पॉइंट जिसमें ना तो सॉल्वेंट सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन हाई हो और ना ही इनकी कॉन्सेंट्रेशन लो हो। हमने इस पे आके इनको बैलेंस करना होता है। ओके, तो स्टूडेंट एक चीज़ याद रखिएगा कि ऑस्मो रेगुलेशन में आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, जिसमें वाटर भी है, जिसमें सॉल्यूट भी हैं, इनको मेंटेन जो ऑर्गेनिज्म करते हैं, जो एनिमल्स करते हैं, उनको हम दो ग्रुप में कैटेगराइज करते हैं। एक वो ऑर्गेनिज्म है जिसको हम बोलते हैं ऑस्मो कन्फार्मर। ऑस्मो कन्फार्मर के साथ दूसरे वो ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेटर। अब ये जो ऑस्मो कन्फार्मर और ऑस्मो रेगुलेटर है, इन दोनों को हमने देखना है। स्टूडेंट, ये जो ऑस्मो कन्फार्मर है ना, ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपनी बॉडी का इंटरनल ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है, दोनों को आइसोटॉनिक रखते हैं। दोनों को आइसोटॉनिक जो है वो रखते हैं। जैसा कि एक फ़िश है, जिस तरह हैग फिश जो ओल्ड मीन के एवोल्यूशन ऑफ फिश में सबसे इनिशियल फिशेस हैं, उनमें जो हैग फिश है ये सी एंड ओशन में पाई जाती हैं। इनमें क्या होता है, जो ही एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इनका चेंज हो, मीन के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हो, इनकी बॉडी के अंदर भी इंक्रीज़, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में डिक्रीज़ हो, इनकी बॉडी के अंदर भी डिक्रीज़। तो इसका फिर ये मतलब हो गया कि ऐसे एनिमल जो अपनी बॉडी का इंटरनल वाटर और इंटरनल सॉल्यूट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ चेंज करते रहते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑस्मो कन्फार्मर। क्या बोलते हैं? ऑस्मो कन्फार्मर। और उसके बाद कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को रेगुलेट करते हैं। अब वो इंटरनल इन्वायरमेंट को रेगुलेट कैसे करते हैं? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जब चेंज आती है ना, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में सॉल्यूट वाटर की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो, इन्होंने अपने इंटरनल इन्वायरमेंट में वाटर और सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखना है। जैसा कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बाहर जो है वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत ज़्यादा हो। नो, हमारी बॉडी के अंदर जो एक ख़ास रेंज है, एक जो क्रिटिकल पॉइंट है, उस बैलेंस पे ही मेंटेन होगी। हमारी बॉडी में उस तरह की फ्लक्चुएशन नहीं होती जिस तरह के आपकी ऑस्मो कन्फार्मर में होती है। तो ऑस्मो रेगुलेटर फिर कौन हो गए? जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को, अपने बॉडी के वाटर को और सॉल्यूट को जो है मेंटेन रखते हैं एक ख़ास पॉइंट पे। अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो तो वो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट में रेगुलेट करके उसको उसी बैलेंस पे मेंटेन कर लेते हैं, ना कि एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से उनके इंटरनल फैक्टर भी चेंज हो जाएं, इंटरनल वाटर और सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज हो जाए। ऐसा नहीं होता। ओके, अब यहाँ पे ना ऑस्मो रेगुलेशन की बेस पे हमने एनिमल्स को वो डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड किया है। आप ये कह सकते हैं कि हैबिटेट के लिहाज से हमने एनिमल्स को जो है वो डिफरेंट
ग्रुप में कैटेगराइज कर दिया है, जिसमें सबसे पहला जो ग्रुप है हमारे पास वो है मेराइन इकोसिस्टम। मेराइन के बाद है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और उसके बाद है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो स्टूडेंट मेरी बात को तमाम बच्चे ज़रा गौर से सुनिएगा कि तीन तरह के मेरे पास इकोसिस्टम हैं या तीन तरह के मेरे पास हैबिटेट हैं। पहला है फ्रेश वाटर, उसके बाद है मेराइन वाटर, उसके बाद है फ्रेश वाटर और उसके बाद है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। सबसे पहले मैं आपको तीनों इकोसिस्टम के बारे में, तीनों हैबिटेट के बारे में बताता हूँ कि मेराइन हैबिटेट कौन सा है। सी एंड ओशन, जो समंदर होते हैं उनको हम मेराइन इकोसिस्टम कहते हैं। फ्रेश वाटर कौन सा है, जो रिवर्स हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, इस तरह के जितने भी आपके पास फ्रेश वाटर सोर्स हैं, आप ये कह सकते हैं कि जिनमें साल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है उनको हम मेराइन इकोसिस्टम, और जिनमें साल्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है उनको हम फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। और उसके अलावा ये जो खुश्की वाला इकोसिस्टम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। और हम तमाम लोग जो हैं वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ही शामिल हैं। अच्छा, सबसे पहले ये बात है कि हम मेराइन इकोसिस्टम की बात करते हैं। मेराइन इकोसिस्टम में वो हैग फिश की एग्जांपल बताई गई है, जिसको मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया कि हैग फिश जो है ये ऐसी फिशेस हैं जो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ चेंज करती रहती हैं, अपने आप को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के मुताबिक आइसोटॉनिक रखती हैं। इनकी जो आइसोटॉनिक या टॉनिसिटी जो है वो आइसो होती है, मीन के अगर बाहर जो है सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही है तो उसी के साथ इसकी जो है इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगी। और नेक्स्ट जो है मेराइन इकोसिस्टम में स्टूडेंट एक चीज़ ये याद रखिएगा कि आपको पता है कि जो समंदर का पानी है वो बहुत ही साल्टी होता है, बड़ा नमकीन होता है, ठीक है। अब वहाँ पे रहने वाली जो कार्टिलेजिनस फिशेस हैं, ठीक है, उन्होंने अपनी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट में साल्ट को कम जज्ब करना होता है, क्योंकि बाहर से जो पानी पीती है ना उनसे, उनकी स्किन से, उनके गिल्स से मीन के साल्ट जा रहा होता है, या वो रहते ही नमक वाले एरिया में है तो उनकी बॉडी के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। उन्होंने उन साल्ट्स को अपनी बॉडी से निकालना है। तो सबसे पहली बात है कि ये मैंने ना एक फ़िश बनाई है, और ये जो फ़िश है ये आपके कौन से मेराइन इकोसिस्टम की है, आपकी सी एंड ओशन जो है उस एरिया को शो करती है। ये आपकी फ़िश जो है मेराइन इकोसिस्टम की है। जब भी मेराइन इकोसिस्टम की आप फ़िश को देखते हैं तो पहला ये है कि इनके अंदर यहाँ पे गिल्स होते हैं, ये अपने गिल्स के ज़रिए बहुत से साल्ट को रिलीज़ करते हैं, अपने गिल्स के ज़रिए बहुत से साल्ट को रिलीज़ करते हैं। इसके अलावा इन फिशेस के अंदर कुछ स्पेशल किस्म के ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं रेक्टल ग्लैंड्स। ये अपनी बॉडी से रेक्टल ग्लैंड्स के ज़रिए भी जो है रिलीज़ करते हैं एक साल्ट को। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने पढ़ी है कि इनकी बॉडी जो है इंटरनल इन्वायरमेंट और जो बाहर पानी है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर आपको पता है साल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो अंदर से वाटर ऑस्मोसिस के ज़रिए बाहर चला जाएगा पैसिवली, क्योंकि बाहर साल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, वाटर अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो की तरफ जाएगा। लेकिन स्टूडेंट इन फिशेस ने क्या किया कि अपनी बॉडी के अंदर ना कुछ केमिकल सल्यूट के तौर पे काम करवाने के लिए लाइक यूरिया अपनी बॉडी में एक्यूमुलेट करती हैं, अपनी बॉडी में स्टोर करती हैं। अब आपको पता है कि इनकी बॉडी में जब यूरिया स्टोर होगा तो यूरिया तो एक टॉक्सिक कंपाउंड है, एक नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो इसके टिश्यू के साथ रिएक्ट करके नुकसान भी दे सकता है। तो उसके मुकाबले में इन्होंने अपनी बॉडी में एक और केमिकल बना लिया है जिसको हम बोलते हैं ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड। जब आप ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड को देखते हैं तो इसमें हमारे पास 3 मिथाइल ग्रुप होते हैं, और एक जो है कार्बन के साथ जो है NH2 ग्रुप होता है अमाइन ग्रुप, कार्बन और कार्बन का आगे 3 मिथाइल ग्रुप के साथ जो है होता है। मुझे याद आ रहा है मेरे ख्याल में ऐसे ही इसका जो है स्ट्रक्चर होता है NH2 और यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप होते हैं, और मेरे ख्याल में ऐसे ही है जी, ऐसे ही है, ठीक है। ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है ताकि यूरिया जो है वो इसके टिश्यू को नुकसान ना दे। उसके अलावा जो है इसकी बॉडी से स्कैंटी अमाउंट, बहुत थोड़ी अमाउंट में जो है ये स्किन के ज़रिए अपने साल्ट को एक्सक्रीट करता है, उसके अलावा अपने गिल्स के ज़रिए रिलीज़ करता है, उसके अलावा बाहर से पानी पिएगा
और साल्ट को रिलीज़ कर देगा और वाटर अपनी बॉडी में स्टोर कर लेगा ताकि इसको जो है कैपेबिलिटी को मेंटेन करे। अब यहाँ पे इसी आपके मेराइन इकोसिस्टम में लास्ट पे कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये फ़िश है, इस फिश के अंदर हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है। हाइपोटोनिक मीन कि इसमें सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी? वाटर की। और बाहर जो इन्वायरमेंट है वो हाइपरटोनिक है। हाइपरटोनिक मीन कि बाहर सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन जो है बहुत ज़्यादा है, वाटर की कंसंट्रेशन कम है। तो अंदर जब वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बाहर वाटर की कंसंट्रेशन कम है, तो वाटर अपनी हाई कंसंट्रेशन से जब बाहर जाएगा तो ये जो बॉडी होती है ये मोस्टली श्रिंक हो जाती है, ठीक है। इसलिए इनके जो हैबिटेट चेंज होते हैं तो इनकी डेथ भी हो जाती है। ऐसे ही स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट हैबिटेट है फ्रेश वाटर, और मैंने यहाँ पे एक फ़िश बनाई है। ये जो फ़िश है आपकी, ये फ़िश फ्रेश वाटर की है, और फ्रेश वाटर की आप बहुत सी फ़िशेस को देखा भी होगा। ये जो हमारे पास जितनी भी फ़िशेस हम मार्केट में देखते हैं वो तमाम की तमाम जो हैं वो फ्रेश वाटर की होती हैं। स्टूडेंट उसके बिल्कुल अपोजिट जो हैं वो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की फ़िशेस हैं, ठीक है। यहाँ पे वहाँ पे याद रखिएगा कि वो फ़िशेस ज़्यादा पानी वाले एरिया में रहते थे, ज़्यादा साल्ट वाले एरिया में, और उनकी बॉडी में साल्ट बहुत ज़्यादा हो जाता था जिसकी वजह से वो निकालते थे। ये जो फ्रेश वाटर वाली है ना, ये जिस पानी में रहते हैं उसमें साल्ट बहुत कम है, इनको अपनी बॉडी में साल्ट अब्जॉर्व करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी के अंदर साल्ट लेके जाना है ताकि बॉडी में साल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन किया जाए, ठीक है। तो सबसे पहला है कि इनकी बॉडी में गिल्स हैं, गिल्स के ज़रिए ये बॉडी में साल्ट को अब्जॉर्व करती हैं, वो गिल्स के ज़रिए साल्ट को रिलीज़ करती थी। ये गिल्स के ज़रिए जो है, यहाँ पे मैं आपको अगर बता ही दूँ तो यहाँ पे आप इसका बना लेते हैं गिल्स। अब इन गिल्स के ज़रिए जो है ये साल्ट को अब्जॉर्व करती हैं। उसके अलावा आपके पास बहुत से पैरामीशियम फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म जो है, पैरामीशियम है, अमीबा है, उसके अलावा जो है जो भी प्रोटिस्ट से कुछ बिलोंग करते हैं ऑर्गेनिज्म, वो सारे के सारे जो है उनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। स्टूडेंट कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होता है? वैसे मैं यहाँ पे अगर पैरामीशियम को ऐसे बनाता हूँ यूँ, ठीक है, और इस पैरामीशियम के ऊपर छोटे छोटे सीलिया हैं। जब आप इन सीलिया को देखते हैं तो इनके अंदर कुछ वैक्यूल होते हैं जिनको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है जी। अब वो जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है ना, फॉर एग्जांपल ये वैक्यूल है जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करेगा कि जब इस फिश के अंदर बाहर से पानी ज़्यादा आएगा, जब पानी ज़्यादा आएगा तो उससे ये साल्ट को ऑब्जर्व कर लेगी, या ये जो पैरामीशियम है ये साल्ट को ऑब्जर्व कर लेंगे, बाकी बॉडी से पानी को निकालेंगे, वो सारा पानी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में आएगा और उसके लिए जो है ये बॉडी से बाहर निकाल लेती हैं। दूसरे नंबर पे इनका जो यूराइन फॉर्मेशन, जब इनकी बॉडी के अंदर यूराइन बनता है ना, तो इनकी कोशिश होती है कि यूराइन जो है वो ज़्यादा डाइल्यूट हो, क्योंकि पानी बॉडी से ज़्यादा निकालें, साल्ट को बॉडी में ऑब्जर्व कर लें। उसके बाद जो है ये साल्टी फूड खाती हैं। मैंने वो सारी उसी के अपोजिट चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि इनमें वो सारा अपोजिट हो रहा है। वो साल्ट को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ करवाती थी, ये साल्ट को ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्व कर रही हैं। उसके अलावा ये स्किन के ज़रिए भी ये फिशी साल्ट को ऑब्जर्व करती हैं, हालांकि वो जो थी वो साल्ट को रिलीज़ करती थी। तो इंतहाई सिंपल सा आसान सा हैबिटेट है। तो लास्ट पे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, जो खुश्की वाला इकोसिस्टम है जिसमें हम भी शामिल हैं। स्टूडेंट एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा कि जो आपका खुश्की का इकोसिस्टम है ना, उसमें सबसे पहला पॉइंट है डिहाइड्रेशन। इसका मतलब होता है पानी की कमी हो जाना, क्योंकि ये दोनों ही जो सिस्टम है इसमें ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर रहते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो ऑर्गेनिज्म है वो पानी से बाहर रहते हैं। अब जैसा कि हम हैं, हम गर्मी में जाएंगे उसी वक्त आपकी बॉडी स्किन से ट्रांसपायरेशन होगी, वाटर निकल जाएगा, पानी जो है स्किन डिहाइड्रेटेड हो जाएगी, बॉडी में पानी की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, बॉडी डिहाइड्रेशन में चली जाएगी। और आपको पता है कि जब बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है तो उसके अंदर इंजाइम जो है वो एक्टिव नहीं रहते। जब इंजाइम ही एक्टिव नहीं रहेंगे तो उसके अंदर कैसे जो है वो वर्क होंगे, उसमें कैसे मेटाबॉलिज्म होंगे। तो इसमें पहला पॉइंट ये है कि इन ऑर्गेनिज्म के मोस्टली एक्सोस्केलेटन होते हैं, स्पेशली रेप्टाइल के। वो रेप्टाइल जो डेजर्ट के अंदर होते हैं, उन डेजर्ट के अंदर जो रेप्टाइल हैं, उन रेप्टाइल के अंदर आपको एक्सोस्केलेटन है, और एक्सोस्केलेटन की मल्टी लेयर होती हैं। उनके अंदर कैराटिनाइज्ड है, उसमें फाइब्रस प्रोटीन है, उनमें कैराटिन प्रोटीन है, जिसका काम होता है कि वाटर की एवेपोरेशन कम से कम करवाई जाए, ठीक है। जिस तरह के अगर आप
एक ऑर्गेनिज्म है जिसको उर्दू में सिप कहते हैं। अब पता नहीं उसको इंग्लिश में मेरे जहन में नहीं आ रहा, पैंगोलन या क्या कहते हैं। एक तो पेंगुइन होती है ना, एक पैंगोलन या इस तरह का कुछ उसका नेम है। उसकी एक्सोस्केलेटन है और बहुत से आपके रेप्टाइल हैं, उनके बाहर जो है स्केली लेयर होगी, बड़ी लैदरी सी टाइप की होगी ताकि एवापोरेशन कम हो वाटर की और वाटर स्टोर हो। इसके अलावा बहुत से एनिमल जो हैं उनको हम बोलते, वो एनिमल जो हैं डेजर्ट के, वो कार्बोहाइड्रेट को खाते हैं और मॉइस्ट सीड को खाते हैं और उन्हीं से वाटर को प्रोड्यूस करते हैं अपने मेटाबॉलिज्म के ज़रिए, ठीक है। और ऐसे उनका बॉडी के अंदर जो यूराइन फॉर्मेशन होती है बहुत कंसनट्रेटेड है, उनका यूरिन जो है वो बहुत कंसनट्रेटेड है, वो डाइल्यूट नहीं होता क्योंकि बॉडी में मैक्सिमम वाटर को ऑब्जर्व कर लिया जाता है और जस्ट वेस्ट को उतना ही पानी दिया जाता है जितना कि वो डिज़ोल्व होकर बॉडी से रिलीज़ हो जाएं। और एक और टर्म है एनहाइड्रोबायोसिस। जब भी आप एनहाइड्रोबायोसिस की बात करते हैं तो एनहाइड्रोबायोसिस का मतलब होता है कि पानी के बगैर ज़िंदा रहने वाले ऑर्गेनिज्म। जिस तरह कैंगरू रैट के बारे में बताते हैं कि वो कई कई दिन क्या मंथ तक जो है वो पानी ना भी पिए, उसकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म चलता रहता है। डेजर्ट के अंदर रैट है, कैंगरू की तरह की इसकी शक्ल है, अगले अपने वो लेग्स जो हैं उन कैंगरू की तरह उठाता है, देखता है। वो रैट जो है वो क्या करता है कि वो सीड वगैरह खाता है। उसके अलावा टारजीडी ग्रेड एनिमल्स जो होते हैं ये ऐसे हैं जो बगैर पानी के भी पता नहीं कितनी कितनी देर रह सकते हैं। इनको हम एनहाइड्रोबायोसिस कहते हैं। इसमें यही मैकेनिज्म है कि इनकी बॉडी के अंदर सीड, कार्बोहाइड्रेट और डिफरेंट चीज़ें खाते हैं, उन्हीं चीज़ों से ये वाटर जनरेट करते हैं और उस वाटर से बॉडी के तमाम मेटाबॉलिज्म चलाते हैं। तो स्टूडेंट ये मेरे पास तीनों हैबिटेट्स थे, टेरेस्ट्रियल, फ्रेश वाटर और मेराइन। तो तीनों ही सिंपल और आसान से थे, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। बाकी नेक्स्ट एक्सक्रीशन जो है इसके बाद हमारा टॉपिक है, उसको हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।